हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अतुल सिंह और आप लोग देख रहे हैं नौकरी विद अतुल। तो आज मेरी सेकंड क्लास है जिसमें मैं ग्रुप डी आरपीएफ और एनटीपीसी के लिए स्पेशल साइंस की जो क्लासेस हैं, जो एग्ज़ाम पूर्व की हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं उनको कवर कराने वाला हूं। इसमें आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल नौकरी विद अतुल को फॉलो कर लें। चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है इसका, क्लास 8 की जो विज्ञान की है उसका हम आज लोग सेकंड क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन्हें हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं जिनको हमारी साधारण आँखों से देखा नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी साधारण आँखों या खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को जो टाइप्स हैं उनको 4 टाइप्स में बांटा गया है। कौन है? नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल। इन 4 भागों में सूक्ष्म जीव को विभाजित किया गया है। इसको नोट डालकर लिख लेंगे। विषाणु मतलब वायरस भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। जो वायरस होता है वह विषाणु वह एक सूक्ष्म जीव कैटेगरी में आता है, लेकिन यह सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों में नहीं गिना जाता है। परंतु वायरस को 4 जो उसके वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल में से एक नहीं है। विषाणु वायरस द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु जो है एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है, जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पोलियो, खसरा आदि। जीवाणुओं द्वारा होने रोग कौन से हैं? टाइफाइड एवं क्षय रोग। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ द्वारा कौन से रोग होते हैं? अतिसार एवं मलेरिया। ये सारी बीमारियां सूक्ष्म जीव द्वारा होती हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? हेडिंग डालेंगे, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव मरुस्थल एवं दलदल में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरुस्थल या दलदल में पाए जाते हैं, या मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं मनुष्य और जानवरों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मित्र के रूप में कैसे कार्य करते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। बनाने में किया जाता है या बनाने के लिए किया जाता है? जो सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रयोग केक, ब्रेड में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 2, सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रयोग करके सूक्ष्म दवाइयों का भी बनाया जाता है, उपयोग करके बनाया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। अल्कोहल मतलब आप लोगों को मजा आ रहा होगा, जो दारू होती है उसका उपयोग अल्कोहल में सूक्ष्म जीव का उपयोग करके उसे बनाया जाता है। नंबर 4, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। दही में पाए जाने वाले विषाणु लैक्टोबैसिलस हैं, जो दूध को दही में बदलता है, उसमें सूक्ष्म जीव पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रतिजैविक एवं एंटीबायोटिक हेडिंग डालेंगे। वह औषधि जो बीमारी एवं पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है तथा उनकी वृद्धि को
रोक देती है उन्हें प्रतिजीवी या एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती तथा उनकी वृद्धि को रोक देती, उसे प्रतिजीवी या एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका उपयोग कैसे करते हैं? पशुओं में सूक्ष्म जीव का संचार रोकना। पशुओं में सूक्ष्म जीव का संचार कैसे रोका जाता है? प्रतिजीवी का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। प्रतिजीवी का उपयोग कुछ पौधों के रोगों को नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन मतलब टीका। वैक्सीन और टीका क्या होता है? चलिए, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती, जो वैक्सीन होती है वह सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन के टीके का उपयोग आमतौर पर हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक सूक्ष्म जीव से बनी होती है। वैक्सीन के टीके का उपयोग आमतौर पर क्षय, चेचक या हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। हमारे शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है, जबकि कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ने से रोकती है। वैक्सीन के अंदर टीके मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है, जिससे बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। उसे वैक्सीन कहते हैं। जैसे कोविड-19 में टीका लग रहा था, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां कम आती हैं। एडवर्ड जर्नल ने चेचक के लिए 1789 में चेचक के टीके का खोज की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बनेगा कि चेचक के टीके की खोज किसने और कब की थी? तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा एडवर्ड जर्नल ने चेचक की टीके की खोज 1798 में की थी। ओके, नेक्स्ट, हानिकारक सूक्ष्म जीव। कौन से जीव हैं जो हानिकारक होते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में तीनों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा रोगजनक या रोगाणु किससे कहते हैं? तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्यों, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनित या रोगाणु कहते हैं। नंबर 1, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं। ठीक। नंबर 2, सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, हमारे खाने को खराब कर देते हैं। नंबर 3, सूक्ष्म जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव की हानियां कौन कौन सी हैं? हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, हमारे खाने को खराब कर देते हैं। नंबर 3, पौधे में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। चलिए, मनुष्य एवं रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य और रोगकारक सूक्ष्म जीव क्या हैं? सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं।
रोगकारक जीव क्या होते हैं? ऐसे जीवाणु जो किसी के साथ में रहने, खाने पीने या साथ में कार्य करने से फैलते हैं, उन्हें रोगकारक या संचरणित रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग जो होते हैं, ये वायरस वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क में आने से फैल जाता है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया बीमारी जो है ये परजीवी का वाहक है। मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर से मलेरिया होता है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डेंगू के वायरस का वाहक है। डेंगू जो है वायरस का वाहक है। डेंगू किसका वायरस है? डेंगू वायरस का वाहक है। मादा एडिस मच्छर से जो डेंगू होता है, मादा मतलब फीमेल मच्छर से होता है। अब हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का चार्ट आया है। इस चार्ट को काफ़ी अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है और इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए इस चार्ट को पढ़ते हैं, वो भी बहुत ध्यान से। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? चलिए मनुष्य रोग कौन कौन से हैं? रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में होने वाले रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन से हैं? संचरण का तरीका, बचाव के सामान्य उपाय। हमने ये ऊपर से ये बना लिया है, अब इसके नीचे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक। क्षय रोग क्या है? क्षय रोग एक जीवाणु है। क्षय रोग जीवाणु है, यह वायु से फैलता है। क्षय रोग एक जीवाणु है, यह वायु के संपर्क में आने से लोगों में फैलता है। बचने का उपाय क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना हो। अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है तो लोगों को उससे बचने के लिए किसी अन्य कमरे में उसको क्वारंटाइन कर देना चाहिए, वह किसी से ना मिले। नंबर 2, खसरा एवं चिकन पॉक्स और पोलिया। खसरा क्या है? खसरा एक वायरस है और यह हवा के कांटेक्ट से फैलता है। चिकन पॉक्स भी एक वायरस है और यह हवा के कांटेक्ट से फैलता है। पोलियो क्या? ये भी एक वायरस है और यह वायु और जल के संपर्क में आने से फैलता है। उचित समय पर इसका टीका लगवाते रहना चाहिए, इससे आपको इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। हैजा क्या है? हैजा एक जीवाणु है। हैजा एक जीवाणु है जो जल और भोजन से फैलता है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड भी एक जीवाणु है जो जल के संपर्क में आने से फैलता है। इसके बचने के उपाय क्या हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता व अच्छी आदत को अपनाना। अगर आपको हैजा या टाइफाइड हो जाता है तो इसमें आपको नीट एंड क्लीन रहना है, कोई भी गंदगी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से रहना और तो आपका टाइफाइड और हैजा से छुटकारा मिल सकता है। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस क्या? ए क्या है? हेपेटाइटिस एक वायरस है जो जल के कारण फैलता है। बचने का उपाय क्या? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना है। उबले हुए वाटर को पीना है। ठीक, इससे आपका हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है, यह मच्छर से फैलता है। मच्छरदानी का उपयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग। मलेरिया से बचने के लिए पहला ऑप्शन आपके पास मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यह मच्छर भगाने के लिए एक रसायन आता है, उसका भी आप प्रयोग करके मच्छर को भगाया जा सकता है, जिससे आपको मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। ठीक। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु क्या हैं? जंतुओं में रोगकारक जीवाणु क्या हैं? एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है।
जो विषाणु द्वारा होता है, या किसके द्वारा होता है, या विषाणुओं द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? पादप रोग, सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका। नींबू कैंकर कौन सा जीवाणु द्वारा होता है या वायु से फैलता है? गेहूं की रस्ट यह कवक है, वायु एवं बीज से फैलता है। भिंडी की पीत यह एक वायरस है और ये कीट है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खाद्य सामग्री को बेचने के तरीके। खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके कौन कौन से हैं? नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने, अगर वो बढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव तो उनको रोकने के लिए नमक और तेल का उपयोग किया जाता है। हम इसे अचार बनाने में प्रयुक्त करते हैं। नमक और तेल का उपयोग हम लोग अचार बनाने के लिए करते हैं। नंबर 2, नमक भोजन के लंबे समय तक सूक्ष्म जीव के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है। अगर आपने भोजन में नमक को मिलाते हैं तो वो उसको लंबे समय तक वह सुरक्षित रख सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 3, हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक सकते हैं। अगर आपका खाना ठंडा रखा हुआ है तो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप उसे गर्म करते हैं तो उसके सूक्ष्म जीव भाग जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी सील वाले पैकेट्स का उपयोग कर सकते हैं, करते हैं। ओके, परीक्षक क्या हो जाएगा? नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप में किया जाता है। परीक्षक क्या है? नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परीक्षक कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन को वायुमंडल में मृदा और जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र। इसको मैं एक बार और डिफाइन करता हूँ। नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में मृदा, पौधों और जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। चलिए, ये हम लोगों का नाइट्रोजन चक्र है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं उनसे हमारा क्या बनता है? जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। नाइट्रोजन द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन जो होता है, मिट्टी से नाइट्रोजन यौगिक में इसका परिवर्तन हो जाता है। फिर इससे क्या बनता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन। इसको ये नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसका परिवर्तन वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण में किया जाता है। किस में किया जाता है? नीले हरे स्थिरीकरण में किया जाता है। फिर इससे बनता है जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलना।
इससे ये बन जाता है नाइट्रोजन। जीवाणुओं द्वारा इससे नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक को तड़ित द्वारा नाइट्रोजन में स्थिरीकरण होता है। नंबर 2, पौधों द्वारा अवशोषण होता है। ओके, और नंबर 3 का फर्स्ट, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। नंबर 4, जंतुओं द्वारा पौधों को खाने की संचरण को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इस साइकिल को आप लोगों को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। ये इस साइकिल से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इस नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, अगर आप लोग किसी भी ग्रुप डी एनटीपीसी या रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके साइंस पोर्शन का आता है, तो मैं आप विवेक सर की हैंड रिटन नोट्स एग्ज़ाम पूर्व क्लासेस की आज हम लोगों की सेकंड क्लास थी, और साथ ही में हम लोग जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग उनमें भी जुड़ना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्यारे चैनल नौकरी विद अतुल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।